नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार के का अध्ययन करेंगे। इससे हमेशा एक प्रश्न एग्ज़ाम में आता ही है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहले थ्योरी क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई, जिसे और छोटे ध्वनि खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको बोला जाता है वर्ण। वर्ण के उदाहरण हैं अ, आ, क, ख, म इत्यादि। इन्हें वर्ण कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग वर्ण के भेद की। तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर किसे बोलेंगे? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, उन्हें कहा जाता है स्वर। स्वर मुख्य स्वर हैं अ, छोटा आ, बड़ा आ, ई, छोटा ई, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी सी, ए एड़ी, ओ और औ। तो कुल मिला के मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या है 11। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। पढ़ेंगे स्वर के भेद के बारे में। तो स्वर के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वरों को उच्चारण की मात्रा या समय के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला आता है ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे बोला जाता है ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर की संख्या है 4। छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री ऋषि, ये चारों जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अब बात करेंगे दूसरा जो भेद होता है वो है दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें बोला जाता है दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 8। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है उसे प्लुत स्वर बोला जाता है। प्लुत स्वर में जैसे उदाहरण के लिए है ओम, ये प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता आवश्यक होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण हम स्वर के बिना नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए आधा का और अ मिल के बनता है क, वैसे ही म के उच्चारण में आधा म और अ मिल के बनता है म। तो व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के हम व्यंजनों के उच्चारण नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे व्यंजन के प्रकार के। तो हिंदी में व्यंजनों को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। ठीक है। उच्चारण में जिह्वा या मुख के किसी भाग का स्पर्श होता है स्पर्श व्यंजन में, जिसकी संख्या क्या है? 25 है। इसको और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसकी संख्या है 4। स्वर और व्यंजन के बीच की प्रकृति वाले होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद आता है ऊष्म व्यंजन। श, श और श और ह, ये उष्ण व्यंजन के उदाहरण हैं और इसकी संख्या भी होती है 4। उच्चारण में वायु के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें उष्ण या ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, जिसकी संख्या है 4। अब यहाँ है स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25 और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण। तो प्रत्येक वर्ण का जो पहला और तीसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ग क्या होता है? अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। वहीं पहला अघोष अल्प प्राण होता है, दूसरा अघोष महाप्राण होता है, तीसरा सघोष अल्प प्राण होता है और चौथा सघोष महाप्राण होता है। और पांचवा जो वर्ण होता है वो कहलाता है नासिक्य। तो क वर्ण क वर्ग में आता है क। देखो पहला है ये अघोष अल्प प्राण है, वहीं ख अघोष महाप्राण है। तो क, ख, ग, घ और ड़। उसी प्रकार च वर्ण में आता है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ण में आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ण में आता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। इन्हें उच्चारण स्थान के आधार पे
और वर्गीकृत किया गया है उसको अभी हम डिटेल में जानेंगे। वहीं बात किया जाए संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसकी संख्या है 4। कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। छ का निर्माण होता है आधा का और षटकोण के स से छ बनता है। वहीं त्र का निर्माण आधा ता और र के मेल से त्र बनता है। ज्ञ आधा ज और इ के मेल से ज्ञ बनता है। और स्र आधा श और र के योग से स्र बनता है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अब है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है। इस प्रकार इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2 है। कौन कौन सा? ड़ और ड़ा। जीभ तालु के पास ऊपर उठती है और झटके से नीचे गिरती है ड़ के उच्चारण में। वही ड़ के उच्चारण में जीभ मूर्धा के पास ऊपर उठती है और झटके से नीचे गिरती है। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या हमें याद रखनी है, 2 है, ड़ और डा। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण स्पर्श व्यंजन का, जिसकी संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। तो सबसे पहला है कंठ। ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो कंठ में आता है छोटा आ, बड़ा आर और क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़ और विसर्ग, ये इसका उच्चारण कंठ है, तो इसको बोला जाता है कंठ वर्ग। तालव्य में क्या आता है? छोटा ई, बड़ा ई और च वर्ग। च, छ, ज, झ और इया, ये तालव्य में आता है। वहीं मूर्धा की बात किया जाए तो री, ऋषि और ट वर्ग, ट, ठ, ड़, ड़ और उत्क्षिप्त जो 2 व्यंजन हैं वो मूर्धा में आता है। दंत वर्ग में आएगा ट वर्ग, त, थ, द, ध, न और ल और स, ये दंत में आता है। वही ओष्ठ में आएगा। ओष्ठ में क्या क्या आएगा? ओष्ठ। ओष्ठ में आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। वहीं नासिक्य में जो 5वां जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वो नासिक्य में आता है। जैसे ड़, ज्ञ, ड़, न और म, ये नासिक्य में आएगा। कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य में आएगा ए और ऐ, ये कंठ तालव्य में आएगा। और कंठोष्ठ, जहाँ जिसके उच्चारण में कंठ और होंठ दोनों का इस्तेमाल होता है उसको कंठोष्ठ बोला जाता है। कंठोष्ठ में आता है ओ और औ, ये दोनों कंठोष्ठ है। वहीं व को बोला दंतोष्ठ में आता है, दांत और होंठ दोनों का इस्तेमाल होता है व के उच्चारण में। तो दंतोष्ठ में आएगा व, कंठोष्ठ में आएगा ओ और अ, ए और ऐ को बोला जाता है कंठ तालव्य। तो इसको याद रखिएगा। अब हम इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको सॉल्व करेंगे। अब हम वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 2, 4, 11 या 3? सही आंसर है 2। अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को बोला जाता है अयोगवाह। ये न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतोष्ठ है? प, फ, व और य? सही आंसर है व दंतोष्ठ है। दांत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल होता है व के उच्चारण में। वहीं प और फ क्या है? दंत है, सॉरी ओष्ठ है। और यह क्या है? यह जो है तालव्य है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ का सही वर्ण विच्छेद क्या है? तो ज्ञ बना होता है आधा ज और इया से। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ
तालू से लुढ़कती या कांपती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है लुंठित या प्रकंपित। र जो है लुंठित या प्रकंपित वर्ण में आता है। वो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंथोष्ठ या मूर्धन्य? सही आंसर हो जाएगा इसका कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल होता है ओ और औ के उच्चारण में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण और अघोष दोनों है? सही आंसर हो जाएगा ख। ख अघोष और महाप्राण है। पहला जो है अघोष अल्प प्राण होता है, दूसरा वर्ण अघोष महाप्राण होता है। तो ख क्या है? दूसरा वर्ण है तो अघोष महाप्राण होगा। ख इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर क क्या होगा? अघोष अल्प प्राण होगा। ठीक है। ग क्या होगा? ग होगा सघोष अल्प प्राण और घ होगा सघोष महाप्राण। तो यहाँ महाप्राण और अघोष दोनों हैं ख। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर कहलाता है? य, व, र, ल, श, ड़, ड़। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है य और व को अर्धस्वर बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। वहीं ड़ और ड़ को उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है। उच्छिप्त व्यंजन। काकल्य वर्ण किसे माना जाता है? तो काकल्य वर्ण माना जाता है ह को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है वर्ण भेद और सूची 2 में दिया गया है वर्ण का समूह। मूल स्वर। मूल स्वर में आता है अ, ई, उ और री, ऋषि। मूल स्वरों की संख्या है 4 और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो ए का 2 और बी का 1। वहीं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में आएगा तीनों प्रकार के स और ह। ये उष्ण व्यंजन है। सी का हो जाएगा 4 और उच्छिप्त व्यंजन में आएगा ड़ और ड़। तो डी का हो जाएगा 3। 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है उच्चारण स्थान और सूची 2 में दिया गया है वर्ण वर्ग। कंठ। कंठ में आता है क वर्ण। क, ख, ग, घ और ड़। ये जो है क वर्ण है, कंठ में है। उसके बाद आएगा तालव्य। तालव्य में आता है च वर्ण। च, छ, ज, छ और इयां। ये तालव्य है। तो ए का 3 और बी का 4। उसके बाद है मूर्धा। मूर्धन्य में आएगा ट वर्ण। मूर्धा में आता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। सी का हो जाएगा 1। उसके बाद दंत्य। दंत में आता है त, थ, द, ध, न। डी का हो जाएगा 2। 3 4 1 2 3 4 1 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है संयुक्त व्यंजन और सूची 2 में है घटक वर्ण। छ। छ जो है आधा का और षटकोण के स से मिलकर बनता है छ। तो ए का हो जाएगा 3। त्र बनता है आधा त और र से। तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद है ज्ञ। ज्ञ बनता है आधा ज और इयां से। तो सी का 4। और स्र। स्र बनता है आधा सा और र से। तो डी का 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ध्वनि की प्रकृति और सूची 2 में है वर्ण। अल्प प्राण अघोष। तो किसी भी वर्ग का पहला होता है अल्प प्राण अघोष होता है और दूसरा क्या होता है? अघोष महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण अघोष क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 3। वहीं महाप्राण अघोष। तो अघोष महाप्राण दूसरा। तो ये ख जो है ख क्या होगा? अघोष महाप्राण होगा। अल्प प्राण सघोष। अल्प प्राण सघोष में आ जाएगा ग, तीसरा वर्ण। और महाप्राण सघोष में आ जाएगा चौथा वर्ण। ठीक है।
सूची एक, स्वर के प्रकार को सूची 2 स्वर से सुमेलित कीजिए। जीभ की सक्रियता और दूसरी तरफ दिया है सूची में स्वर वर्ण। अग्रस्वर, अग्रस्वर में आता है ई, ए और ऐ, ये अग्रस्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर में आता है अ, और पश्च स्वर में आते हैं बड़े आ, बड़ा ऊ, बड़े आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ जो है पश्च स्वर में आता है। तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1, यही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है शब्द और दूसरे में दिया है ध्वनि का प्रकार। जैसे कि बच्चा, यहाँ पर च जो है 2 बार आया है बच्चा, तो इसको बोला जाता है युग्मक या द्वितत्व ध्वनि, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। संबल, ये संपृक्त ध्वनि में आता है संबल। वहीं प्राण क्या है, संयुक्त ध्वनि है, क्योंकि प्राण में जो प्र है वो प और र से मिलके बना है, तो प्राण संयुक्त ध्वनि होगा। सूची 1 मुख आकृति को सूची 2 स्वर से सुमेलित कीजिए। विवृत स्वर, विवृत स्वर का उदाहरण होगा आ, क्योंकि आ बोलने से हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो विवृत स्वर में आएगा आ, ए का 2। वहीं अर्ध संवृत स्वर, संवृत स्वर में क्लोज हो जाता है, ई, ऊ बोलने से मुंह क्या हो जाता है, होंठ क्लोज हो जाता है, तो बी का हो जाएगा 1। संवृत स्वर में आएगा ई, ऊ। अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर में आएगा ए और ओ, अर्ध संवृत स्वर है, तो सी का 4। वहीं अर्ध विवृत स्वर में आ जाएगा ए, ओ, अ, अर्ध विवृत स्वर है ये, तो डी का 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 वर्ण को सूची 2 विशिष्ट नाम से सुमेलित कीजिए। जितना भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो कभी न कभी एग्जाम में आया हुआ है। ल, ल को क्या है, पार्श्विक में आता है ल। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद र, र क्या है, लुंठित है या प्रकंपित भी बोलते हैं, तो बी का हो जाएगा 1। ड़ जानते हैं ये नासिक क्या है, सी का 4। और ह को बोला जाता है काकल्य, तो डी का 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। अस्वर की अपनी एक दृश्य मात्रा होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, इसको हमें चुनना है। तो देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, बिल्कुल सही है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण बोलते हैं, तो दूसरा भी सही है। अस्वर की अपनी एक दृश्य मात्रा होती है, ये गलत है, क्योंकि अ का कोई मात्रा दृश्य मात्रा नहीं होती है। अ जो है किसी भी व्यंजन में अंतर्निहित होता है, तो 1 और 2 सही हैं, तो केवल 1 और 2 आ जाएगा आंसर में। उच्छिप्त व्यंजन ड़ और ड़ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, हमें गलत कथन को चुनना है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से नीचे गिरती है, ये भी सही है। जब भी हम ड़ या ड़ बोलते हैं तो जीभ झटके से नीचे गिरती है, तो इसलिए बी भी सही है। हिंदी में किसी भी शब्द की शुरुआत ड़ या ड से की जा सकती है, ये गलत है। हिंदी में ड़ या ड से शुरुआत नहीं होती है। ये संस्कृत वर्णमाला में नहीं थे, हिंदी में विकसित हुए हैं। डी भी सही है, तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी गलत है। ड़ और ड़ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय जीभ झटके से नीचे गिरती है, और ये संस्कृत वर्णमाला में नहीं थे, बल्कि हिंदी में विकसित हुए हैं। तो ये तीनों सही हैं, सी हमारा गलत है। घोषत्व के आधार पर वर्णों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण सघोष होता है। श, श और सघोष वर्ण है। ह वर्ण एक सघोष वर्ण है। सभी स्वर अघोष होते हैं। तो हमें सत्य कथन चुनना है। तो देखो, पहला को, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण सघोष होता है, ये बिल्कुल भी गलत है। पहला अघोष होता है, ठीक है, और दूसरा भी अघोष होता है। पहला और दूसरा अघोष होता है। पहला अघोष अल्प प्राण, दूसरा अघोष महाप्राण होता है, तो पहला गलत हो गया।
श, श और स सघोष वर्ण है, गलत है। शक्कर का सा, षटकोण का सा और सरोता का सा, ये तीनों ही अघोष वर्ण है, अघोष, तो दूसरा भी गलत हुआ। ह वर्ण एक सघोष वर्ण है, ये बिल्कुल ही सही है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी को काकल्य वर्ण भी बोला जाता है, ये भी याद हमें रखना है। सभी स्वर अघोष होते हैं, ये भी गलत है। सभी स्वर घोष होते हैं, सघोष होते हैं, अघोष नहीं होते हैं। तो कथन, सत्य कथन कौन सा है? सी। ह एक सघोष वर्ण है, ये सही है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राणत्व, अल्प प्राण और महाप्राण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं। सभी उष्ण व्यंजन श, श, स और ह महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। असत्य कथन चुनना है, तो देखो पहला सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी उष्ण व्यंजन स, स और श और ह महाप्राण होते हैं, बी भी सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, तीन, सी भी सही है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण अल्प प्राण होते हैं, ये गलत है, क्योंकि दूसरा और चौथा अल्प प्राण होते हैं, ये क्या है? गलत है, क्योंकि दूसरा महाप्राण होता है और चौथा भी महाप्राण होता है, तो डी हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। व का उच्चारण स्थान केवल तालु है। पंचमाक्षरों का उच्चारण नासिका से होता है। तो हमें असत्य कथन चुनना है, सही नहीं है चुनना है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, ये बिल्कुल ही सही है। कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल होता है इसके उच्चारण में। वहीं ओ और औ के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल होता है, तो बी भी सही है। व का उच्चारण स्थान केवल तालु है, ये गलत है, क्योंकि व के उच्चारण में दंत और होंठ दोनों का इस्तेमाल होता है, तो ये हो जाएगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ है ये, तो सी गलत है। पंचमाक्षरों का उच्चारण नासिका से होता है, इसीलिए इसको नासिक्य बोलते हैं, तो डी भी सही है। सही नहीं है चुन बोले थे, तो सी सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण माने गए हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है चुनना है। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है, पहला सही है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है, ये भी सही है। मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण माने गए हैं, 3 भी सही हैं, तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुस्वर और अनुनासिक के विषय में कौन सा कथन गलत है? पहला है अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है। अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अनुस्वार तत्सम शब्दों में बहुतायत से प्रयुक्त होता है। कौन सा कथन गलत है? तो अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, पहला सही है। दूसरा क्या बोला है? अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलता है, बिल्कुल सही। अनुस्वार और अनुनासिक शब्द के प्रयोग से शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये गलत है, क्योंकि परिवर्तन आता है। जैसे देखो हंस लिखते हैं, ये है हंस जिसमें अनुस्वार इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब हो गया पक्षी एक प्रकार का। वही जब हम अनुनासिक का इस्तेमाल करते हैं हंस, तो इसका मतलब होता है हंसना, तो अर्थ में परिवर्तन तो आ रहा है, इसलिए सी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अग्रस्वर ई, छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ, ये अग्रस्वर हैं, बिल्कुल सही। पश्च स्वर आ, उ, ओ और औ, ये पश्च स्वर में आते हैं। संवृत स्वर में आ, ये गलत है।
आ एक विपरीत स्वर है, संवृत स्वर नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वृत्ताकार स्वर में ऊ, ओ और औ ये वृत्ताकार स्वर में आता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन है क, ग, ड़ को अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है, कारण इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा बहुत कम होती है। कथन सही है कि क, ग और ड़ को अल्प प्राण कहते हैं क्योंकि फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा बहुत कम होती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन है श, श और स अघोष वर्ण कहलाते हैं, कारण इनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होती है। तो कथन बिल्कुल सही है कि स, श और स अघोष वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती है, कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो ये थे वर्ण विचार के महत्वपूर्ण थ्योरी क्लास और उससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सवाल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।